Welcome again to this wonderful chapter portfolio management। तो अभी टॉपिक चल रहा है CPPI। उसमें यूजुअली हम 7 स्टेप फॉलो करते हैं फॉर रीबैलेंसिंग पर्पस, लेकिन अगर एग्जाम में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है तो हो सकता है आपका स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 4 कट हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट दिया हुआ ही नहीं है तो बॉन्ड को रिवैल्यू नहीं करना पड़ेगा और फ्लोर को रिवैल्यू नहीं करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आता है और क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं। एक क्वेश्चन आपकी बुक में ही सॉल्व करेंगे। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है 72 नंबर। ओके, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एन इन्वेस्टर फॉलोज द CPPI स्ट्रेटेजी, टोटल एसेट ₹1 लाख, फ्लोर ₹60,000, मल्टीप्लायर इज 2, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दिया हुआ यहाँ पे 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। 8% या पर एनम नहीं लिखा है लेकिन ये पर एनम ही है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो 8 को 4 से डिवाइड करो, हर क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट 2% होगा। ठीक है, इनिशियली 1 जनवरी द शेयर प्राइस इज ₹200। तो अभी शेयर की प्राइस आपको ₹200 दी हुई है। शो द इनिशियल पोर्टफोलियो। पहला क्वेश्चन है कि आज आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट कितना होगा, एज वेल एज रीबैलेंसिंग ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को रीबैलेंसिंग करना है एंड 1 जुलाई, 1 अप्रैल एंड 1 जुलाई, 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद शेयर की प्राइस क्या होगी। 1 अप्रैल को शेयर प्राइस है 230 और 1 जुलाई को शेयर प्राइस होगी 270। पहले 200 से 230 हो गया और फिर 230 से वापस 270 हो गया है। तो शेयर बढ़ रहा है प्राइस। इसका मतलब है कि आपको बार बार शेयर परचेज करना होगा इस क्वेश्चन में, लेकिन कितना शेयर परचेज करेंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। अगर वो आपने सही फाइंड आउट किया तो आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहले मैं क्या करूंगा, आपकी बुक में ही लिखना सॉल्यूशन 1 जनवरी। देखो 1 जनवरी लिखा हुआ, उसके नीचे E इज इक्वल टू M इंटू A-F लिखा हुआ है। अब उसके सामने आप लिखो 2 इंटू 1 लाख माइनस 60,000 इक्वल टू 40,000 का क्वेश्चन है, मल्टीप्लायर 2 है। मतलब आप इक्विटी में 80,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इक्विटी में आपने 80,000 इन्वेस्ट कर दिया तो बॉन्ड में कितना करेंगे। पहले लिख लो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, उसके सामने लिखना 80,000 डिवाइड बाई 200। 80,000 डिवाइड बाई 200 कितना हुआ, 400 शेयर। तो हमें आगे काम आएगा। और फिर लिखना अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स इक्वल टू 1 लाख माइनस 80,000। 1 लाख माइनस 80,000 इज इक्वल टू ₹20,000। इज इक्वल टू ₹20,000। तो ये हमारा डे 1 का एक्टिविटी है। 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपए इन्वेस्ट होगा इक्विटी में और 20,000 रुपए इन्वेस्ट होगा बॉन्ड में। जब आप 1 अप्रैल को रिवैल्यू करोगे तो इक्विटी की वैल्यू करेंगे 400 शेयर इंटू प्राइस जो भी दिया हुआ है। बॉन्ड की वैल्यू 20,000 है लेकिन ये 2% से और बढ़ जाएगी। 2% से क्यों, 8% जो है वो पर एनम है। 8% रिस्क फ्री रेट पर क्वार्टर नहीं हो सकता। पर क्वार्टर होगा तो साल का 32% हो जाएगा। फिर मैं यहाँ दिन भर बैठ के क्यों चिल्लाता रहता हूँ। मैं भी इसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करूंगा जिसमें 32% पर एनम मिलता है, राइट। तो वो जो है 8% पर एनम है, तो उसको 4 से डिवाइड करो 2%। और ये जो फ्लोर की वैल्यू है 60,000, ये भी 2% से बढ़ेगा। तो ये पहले रिवैल्यू कर लेंगे इक्विटी को, बॉन्ड को, फ्लोर को, और फिर इक्विटी में कितना चाहिए वो निकाल लेंगे और बॉन्ड में कितना चाहिए वो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, राइट। तो अब आपके पास टेबल बना हुआ है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में पॉइंट नंबर 1 में लिखना वैल्यू ऑफ इक्विटी। सीरियल नंबर 1 में लिखना वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विटी शेयर्स है मेरे पास 400, रेट है 230। तो इक्विटी की वैल्यू रुपीस कॉलम में लिखना है 92,000। फिर लिखना पॉइंट नंबर 2 सीरियल नंबर 2 वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 2% पर क्वार्टर, 8% पर एनम, 2% पर क्वार्टर।
तो 20,000 इंटू 1.02 हो जाएगा, 2% से बढ़ जाएगा, ये हो गया 20,400। पॉइंट सीरियल नंबर 3 में लिखना वैल्यू ऑफ एसेट। वैल्यू ऑफ एसेट लिखेंगे इन दोनों का टोटल, वैल्यू ऑफ एसेट 1,12,400। फिर लिखना 4 वैल्यू ऑफ फ्लोर, स्टेप 4 सीरियल नंबर 4 वैल्यू ऑफ फ्लोर। फ्लोर का वैल्यू भी बढ़ेगा, 60,000 था इंटू 1.02 इंटू 1.02 61,200। तो ये मेरे पास रिवाइज डेटा आ गया, इक्विटी, बॉन्ड, एसेट, फ्लोर। एसेट, फ्लोर और मल्टीप्लायर को यूज करके मैं इक्विटी में अब कितना पैसा होना चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। यस, तो लिखना पॉइंट नंबर सीरियल नंबर 5 में E इज इक्वल टू M इंटू A माइनस F, और वापस इसी के राइट साइड में इक्वल टू M2 है। अभी एसेट की वैल्यू ये लेना है आपको 1,12,400 माइनस फ्लोर की वैल्यू लेना है 61,200। तो ये टोटल करेंगे 2 इंटू 51,200, तो आंसर आएगा 1,02,400। 1,02,400। अभी देखना स्टेप 1 में इक्विटी था 92,000 और स्टेप 5 में डिजायर्ड इक्विटी है 1,02,400। 92 से आपको उसको बढ़ाकर करना है 1,02,400, यानी आपको इक्विटी में और कितने पैसे डालने होंगे। 92,000 से बढ़ाकर 1,02,400 करना है, तो इक्विटी में आपको 10,400 रुपये और डालने होंगे। इसका मतलब है बॉन्ड को 10,400 से आपको कम करना पड़ेगा, राइट। तो लिखना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, पॉइंट नंबर 6 में लिखना। ये अगले कैलकुलेशन में काम आएगा क्योंकि हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पे भी कंट्रोल रखना है ना। तो अभी मेरी इक्विटी शेयर की वैल्यू हो गई 1,02,400 और आज मार्केट प्राइस है 230, मतलब अब मेरे पास इक्विटी शेयर होने चाहिए 445.22 शेयर। अब पॉइंट में लिख दो, जिनको राउंड ऑफ करना है वो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चंस में 2 डिजिट तक अलाउ कर रही है। पॉइंट नंबर 7 में लिखना अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी। पॉइंट नंबर 7 में लिखना अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी 10,400। आप ये पॉइंट 6 और 7 को आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी। तो व्हाट विल बी द डेट अमाउंट? डेट शुड बी, पॉइंट नंबर 8 लिखना डेट शुड बी, डेट था हमारे पास 20,400, ठीक है, अब वो घट जाएगा। तो टोटल एसेट है 1,12,400, उसमें से 1,02,400 तो आपने इक्विटी में ही डाल दिया। 1,12,400 का एसेट था, रीबैलेंसिंग के बाद इक्विटी में चला गया 1,02,400। तो अब बचे हुए अमाउंट को डेट में हमें रखना है 10,000, ठीक है। तो डेट 20,400 से घटकर हो जाएगा 10,000 और इक्विटी 92,000 से बढ़कर हो जाएगा 1,02,400। तो आप समझ गए होंगे कि आप 10,400 रुपए से डेट को बेचेंगे और वो पैसा आप इक्विटी में लगाएंगे, ठीक है। तो नीचे लिखना है सेल डेट। सेल डेट कितने का डेट आप रिड्यूस करोगे? 20,400 माइनस 10,000, 10,400। तो ऑफ कोर्स ये दो फिगर हमेशा मैच होंगे। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी विल बी 10,400, पैसा आएगा कहां से? सेल डेट 10,400। हो गया आपके 9 पॉइंट्स कंप्लीट। अब आ रहा है 1 जुलाई। 1 जुलाई मौका दिया जाएगा आपको सॉल्व करने का, वापस सॉल्व करके बताना है आपको, ठीक है। 1 जुलाई आप जैसे मैंने ऊपर अभी किया वैसे ही आप करो और मुझे लास्ट में बताना कि कितने का डेट सेल करेंगे और कितने का इक्विटी बाय करेंगे। फर्स्ट लाइन में आपको बताता हूं, पॉइंट 1 वैल्यू ऑफ इक्विटी। अभी आपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाला था 1 अप्रैल के दिन 445.22, शेयर की प्राइस हो गई है 270 अभी। तो आपके इक्विटी की वैल्यू है 120,
209.40। आगे का कैलकुलेशन आप करेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। डेट कितना होगा, पिछले डेट को देखो, 1 अप्रैल का डेट देखो, उसको 2% से बढ़ा दो। वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, तो 1 अप्रैल को हमारा डेट की वैल्यू 10,000 थी, इंटू 1.02, ये हो गया 10,200। सही है। तो पॉइंट 3 में क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट। स्टेप 1 प्लस स्टेप 2, इन दोनों को ऐड करना, 130,409.40। फ्लोर की वैल्यू पिछले बार से लो, 1 अप्रैल वाला, उसको 2% से और बढ़ा दो। वैल्यू ऑफ फ्लोर 61,200 इंटू 1.02, ये हो गया 62,424। अब मेरे पास एसेट है, फ्लोर है, मल्टीप्लायर है, तो आई विल फाइंड इक्विटी। तो इस पॉइंट नंबर 5 में लिखना, इक्विटी इक्वल टू M इंटू ए माइनस एफ। उसी के सामने लिखना इक्वल टू, इसी लाइन में, ना तो लाइन कम पड़ जाएगी, 2 इंटू 130,409.40 माइनस 62,424 इज इक्वल टू, ये आ रहा है 135,970.8। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब इसको आगे आपको कैलकुलेट करना नहीं है। ओके, मान लो क्वेश्चन में आपको 4 पीरियड दिया जाता, 1 अप्रैल के बाद फिर वापस 1 अक्टूबर भी दिया जाता, तो ये नंबर ऑफ शेयर आगे काम आता। वैसे अब ये आगे काम नहीं आएगा, बट फिर भी हम लिख देते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये अमाउंट डिवाइड बाय आज का प्राइस 270, इक्विटी शेयर हो जाएंगे 503.60। अभी देखना, इस क्वेश्चन में इक्विटी की वैल्यू अभी है 120,209.40 और आपको चाहिए 135,970.80, तो आपको इक्विटी और खरीदना पड़ेगा। ओके, तो अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी लिखते रहो। मन में डाउट आ रहा है कि भाई इतना तो बॉन्ड है ही नहीं, इक्विटी लेंगे कैसे, बताऊंगा मैं आपको, बट पहले आप इक्विटी का अमाउंट निकाल लो। इक्विटी में और कितना पैसा लगाएंगे, एडिशनल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी। मेरे पास 2 फिगर्स हैं, इक्विटी चाहिए 135,970.8 और इक्विटी है 120,209.40, तो मुझे और इक्विटी में कितना पैसा डालना होगा, 15,761.40, 15,761.40 हो गया। अब यहां पर स्टूडेंट सोच रहा है कि ये पैसा आएगा कहां से, बॉन्ड तो 10,200 के ही है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। जो कम पैसा पड़ जाएगा उतना अमाउंट का हम बोरो करेंगे। ठीक है, तो बोरो भी कर सकते हैं। तो लिखना, डेट शुड बी नाउ, डेट शुड बी, डेट कितना होना चाहिए, 10,200 अभी है और इतना आपको इक्विटी में डालना है पैसा, तो 10,200 माइनस 15,761.4, इतना डेट इक्विटी में शिफ्ट करना है, हमें ट्रांसफर करना है, तो ये माइनस आ गया। माइनस दिखते साथ स्टूडेंट घबरा जाते हैं, कोई बात नहीं, हम इतने दिनों से चैप्टर पढ़ रहे हैं। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि आपको बोरो करना पड़ेगा या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट करना पड़ेगा। Either you can call it short selling of risk-free investment or you can say borrow। ठीक है, तो short sell debt 5561.40, ये 10,200 को पूरा इक्विटी में डालोगे और जो डिफरेंस है 5561.40, ये या तो बोरो करोगे या शॉर्ट सेल ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट 5561.40। तो ये क्वेश्चन लेने का पर्पज यही था कि हो सकता है कि आपका डेट का फिगर नेगेटिव आ जाए, कोई बात नहीं। इज इट राइट? तो ये आंसर कंप्लीट हुआ। अब एक क्वेश्चन नंबर
73 नहीं है, सॉरी, एक क्वेश्चन आपकी बुक में है जो एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 2 3 123, ओके। पेज नंबर 66 के आसपास देखो, मिल गया। ये क्वेश्चन है एग्जाम का मई 2012 8 मार्क्स के लिए, और ये CPPI पे ये क्वेश्चन आया था पहली बार। बहुत इजी है, अभी आपने जो समझा उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से, इंदिरा हैज अ फंड ऑफ ₹3 लाख which she wants to invest in share market with rebalancing target after every 10 days to start with for a period of 1 month from now। तो इसमें कुछ जो काम की बातें हैं वो ये है कि एक तो आपके पास 3 लाख रुपए अभी स्टार्टिंग में है, आप हर 10 दिन के बाद उसको रीबैलेंस करना चाहते हैं 1 महीने के लिए, ठीक है। आप 10 दिन करके उसको रीबैलेंस करेंगे, हर 10 दिन के बाद चेक करेंगे कि अभी इक्विटी की वैल्यू कितनी है, बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, कितना इक्विटी सेल या बाई करना है। प्रेजेंट निफ्टी इज 5326, आज निफ्टी कितना है, 5326 है। द मिनिमम निफ्टी, तो चलो एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं कि इसके पास 3 लाख रुपए हर 10 दिन के बाद रीबैलेंसिंग करेंगे, 1 महीने के लिए ये ट्राई करना चाहते हैं। द प्रेजेंट निफ्टी इज 5326, निफ्टी यानी इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विच रिप्रेजेंट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट, ओके, यानी शेयर के भाव का ये एक इंडेक्स है। द मिनिमम निफ्टी विद इन अ मंथ कैन बी एट मोस्ट बी 4793.40, और इनको लगता है कि निफ्टी अगर घट भी गया तो कितना घटेगा 1 महीने में। इनको लगता है निफ्टी अगर घट भी गया तो घट के कितना घटेगा, ये 4793.40 हो जाएगा। यानी कितने का परसेंटेज डिक्लाइन निफ्टी में हो सकता है, जरा निकाल के बताना। कैलकुलेटर उठाओ, 5326 माइनस 4793.40 डिवाइड बाई 5326, हाँ जी कितना आया, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं। तो आप बोल रहे हैं कि आंसर आ रहा है 10%, इज इट राइट। तो 10% तक निफ्टी डिक्लाइन हो सकता है 1 महीने में। यानी आपका रिस्क कितना है, आपका रिस्क है कि आपका जो अमाउंट है वो 10% से कम हो सकता है। उतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं आप, उतना रिस्क लेने के लिए तैयार, यानी आप मिनिमम कितना चाहते हो कि आपका एक 90% तक आप सुरक्षित रहना चाहते हो, 10% का लॉस आप उठा सकते हो। She wants to know as to how she should rebalance her portfolio under the following situation according to the theory of constant proportion portfolio insurance policy using 2 as a multiplier। एक तो आपको immediately to start with, आज आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट कितना होना चाहिए, 10 days later being the first day of rebalancing if the nifty falls to 5122.96, यानी 10 दिन के बाद अगर निफ्टी 5122.96 हो गया तो उस दिन आप अपने पोर्टफोलियो में क्या परिवर्तन लाएंगे, इक्विटी और डेट में क्या, कौन सा बेचेंगे और कौन सा खरीदेंगे, कितना बेचेंगे और कितना खरीदेंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। और लिखा है नीचे 10 डेज फर्दर, मतलब 20 दिन के बाद, 10 + 10 20 दिन के बाद निफ्टी टचेस 5539.04। तो पहले केस में आप देखना निफ्टी घट रहा है, यहां पे निफ्टी घटा तो आप इक्विटी सेल करेंगे, घटते हुए मार्केट में इक्विटी बेचेंगे। फिर यहां से यहां आप देखोगे तो मार्केट बढ़ गया तो हम इक्विटी बाई करेंगे। इतना तो समझ में आ गया, लेकिन अब आपको निकालना एग्जैक्टली कितने रुपए का, और उस पर ही आपको 4 और 4 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी assume that the value of their equity component will change in tandem with that of nifty, यानी जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में आपकी इक्विटी की वैल्यू बढ़ेगी।
और जैसे जैसे निफ्टी घटेगा उसी प्रोपोर्शन में आपकी इक्विटी की वैल्यू घटेगी। तो इस क्वेश्चन में मुझे टोटल एसेट दिया हुआ है, मल्टीप्लायर दिया हुआ है, फ्लोर नहीं दिया हुआ है। फ्लोर नहीं दिया, लेकिन आपको एक हिंट दिया है कि एक महीने में निफ्टी 10% तक गिर सकता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आपको 10% का घाटा हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि चलो ठीक है, मैं 10% का घाटा उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन 90% मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं। तो आपका फ्लोर होगा 3 लाख माइनस 10%, 2,70,000, क्योंकि 10% तक आपको पता है लॉस हो सकता है, उतना लॉस मैं बेयर करने को तैयार हूं। तो वही एक हिंट है, बाकी और कोई हिंट नहीं आपके पास फ्लोर निकालने के लिए। निफ्टी कितना डिक्लाइन हो सकता है, मतलब उतना लॉस हो सकता है मुझे। तो हम लिखेंगे एक नोट, मैक्सिमम डिक्लाइन इन 1 मंथ। नोटबुक में लिखना, मैक्सिमम डिक्लाइन इन 1 मंथ इक्वल टू 5326 माइनस 4793.40 डिवाइड बाई 5326 मल्टीप्लाई बाय 100 करो कैलकुलेटर पे, 10% आ रहा है। ओके, सो एक नोट लिखेंगे, अगला नोट, इट इज अज्यूम्ड दैट इन्वेस्टर विल सिलेक्ट फ्लोर वैल्यू इक्वल टू 3 लाख माइनस 10%, 3 लाख माइनस 10% इक्वल टू 2,70,000। 10% का लॉस बेयर करने के लिए तैयार है। 2,70,000 रुपए का ये फ्लोर सेट करेंगे। ठीक है, तो पहले मुझे आज इक्विटी में कितना पैसा डालना होगा वो निकालना है, और बाकी 2 रीबैलेंसिंग डेट्स के दिन क्या अमाउंट होगा वो निकालना है। तो नीचे लिखेंगे अभी केस 1, 3 क्वेश्चन आपको आंसर करने, आज, फिर 10 दिन बाद, फिर और अगले 10 दिन बाद। तो आज आपका इक्विटी और डेट का क्या पोजीशन है जरा देखिए। लिखना केस 1 इमीडिएटली टू स्टार्ट विथ, केस 1 इमीडिएटली टू स्टार्ट विथ। अब मेरे पास फ्लोर भी आ गया है, मल्टीप्लायर भी आ गया है, और एसेट की वैल्यू आ गई है। तो पहले हम इक्विटी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर ए, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, फॉर्मूला E is equal to M into A minus F equal to 2 into 3 lakh minus 2,70,000। सॉल्व करो, 60,000। टोटल पैसे हैं आपके पास 3 लाख। 60,000 रुपए आपने इक्विटी में डालने का निश्चय किया है, तो बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेंगे? बाकी 3 लाख में से 60,000 कम करो। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, 3 लाख माइनस 60,000, 2,40,000। ये हो गया हमारा डे 1 की स्टोरी। 60,000 इक्विटी, 2,40,000 बॉन्ड। अब हम आते हैं 10 दिन के बाद। इसके नीचे लिखो केस 2 आफ्टर 10 डेज, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स रुपीज, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स रुपीज। अब यहां पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मेरे पास नहीं है, शेयर प्राइस नहीं है, लेकिन निफ्टी की वैल्यू दी हुई है। निफ्टी 10 दिन पहले था 5326, निफ्टी आज घटकर हो गया 5122.96। तो मेरे इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है वो भी प्रोपोर्शनेटली घटेगी, तो पॉइंट नंबर ए लिखना, वैल्यू ऑफ इक्विटी 60,000 इंटू 5122.96 डिवाइड बाई 5326। 60,000 इन्वेस्टमेंट किया था हमने, उसकी वैल्यू प्रोपोर्शनेटली चेंज होगी। 5122.96 डिवाइड बाई 5326। सॉल्व करना, राउंड ऑफ करना, 57713। फिर पॉइंट नंबर बी, वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं है, तो जो बॉन्ड की वैल्यू 10 दिन पहले थी
वही आज आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, 2,40,000। इंटरेस्ट इग्नोर्ड। पॉइंट सी, वैल्यू ऑफ एसेट A प्लस B 297,713, 297,713। अब हम इक्विटी की वैल्यू फिर से निकालेंगे, फ्लोर की वैल्यू रिवाइज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी हो जाएगा 2 इंटू, अभी एसेट की वैल्यू 297,713 माइनस फ्लोर वैल्यू उतना ही लेंगे 2,70,000। फ्लोर इस क्वेश्चन में चेंज नहीं करेंगे। प्रॉब्लम साइलेंट, मैं भी साइलेंट। 55,426। इक्विटी की वैल्यू पहले थी 57,713, अब चाहिए 55,426। इस क्वेश्चन में आपको इक्विटी बेचना होगा और बॉन्ड खरीदना होगा। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड लिखना C माइनस D, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड हो जाएगा 242, 287। तो आप समझ गए क्या करना है आपको, इक्विटी बेचना है, बॉन्ड खरीदना है। इक्विटी बेचेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे। पॉइंट नंबर F, एक्शन। एक्शन, सेल इक्विटी एंड बाई बॉन्ड्स ऑफ, सेल इक्विटी एंड बाई बॉन्ड्स ऑफ, सेल इक्विटी एंड बाई बॉन्ड्स ऑफ। तो यहां पर आप कोई भी दो नंबर कंपेयर कर सकते हैं, इक्विटी इक्विटी कंपेयर कर सकते हैं या बॉन्ड बॉन्ड कंपेयर कर सकते हैं। चलो इक्विटी करते हैं, 57,713 माइनस 55,426, 2287। तो 2287 की इक्विटी बेचेंगे और बॉन्ड बाय करेंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल इसी तरह से अभी आप मुझे आफ्टर 20 डेज, आफ्टर अनदर 10 डेज सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, मैं 1 मिनट वेट करूंगा, आप सॉल्व करना। बिल्कुल वही फॉर्मेट, नंबर्स चेंज करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उससे ज्यादा कुछ करोगे तो गलत हो जाएगा। एक मिनट का मौका मिल रहा है आपको, ट्राई करो। पहले इक्विटी की वैल्यू निकाल लो, बॉन्ड की वैल्यू केस 2 से कॉपी करना है आपको, टोटल निकालना है, फिर से इक्विटी की वैल्यू निकालनी है, फिर से बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है और एक्शन लिखना है। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट लिखना पॉइंट ए, वैल्यू ऑफ इक्विटी। पहले केस 2 में जाके देखो, वहां पर हमारी इक्विटी की वैल्यू कितनी हमने की थी रीबैलेंसिंग करने के बाद, 55,426। फिर आपको देखना है कि अभी इंडेक्स वैल्यू कितना है, निफ्टी कितना है, 5539.04। अभी निफ्टी बढ़ गया है तो हमारे शेयर की वैल्यू भी प्रोपोर्शनेटली बढ़नी चाहिए। डिवाइड बाई 5122.96। पिछले बार निफ्टी कितना था, 5122.96। तो निफ्टी इतने से बड़ा है तो शेयर की वैल्यू भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी। तो ये आंसर आना चाहिए 59,928। फिर लिखेंगे वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ये आप पिछले आंसर से कॉपी करो, इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है तो ये चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। नोट भी लिखना नहीं, जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। पॉइंट सी, टोटल एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट ए प्लस बी, ये आ रहा है 3,02,215। फ्लोर वैल्यू भी हम चेंज नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी अब कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इक्वल टू 2 इंटू एसेट वैल्यू 3,02,215
माइनस फ्लोर 2,70,000, तो 64,430 होना चाहिए। टोटल एसेट में से इतना इक्विटी में गया, तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड कितना होना चाहिए? बैलेंसिंग फिगर C माइनस डी, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड C माइनस डी, चेक करना 237,785। गॉट इट राइट बिफोर मी। अब एक आखिरी सवाल कि इस क्वेश्चन में हम इक्विटी खरीदेंगे या इक्विटी बेचेंगे? अभी इक्विटी है 59,928, चाहिए 64,430, तो इक्विटी आपको खरीदना होगा, बाय करना होगा। कितने का अमाउंट बाय करना होगा कैलकुलेट करो और बताओ। 64,430 माइनस 59,928, तो एक्शन होगा सेल बॉन्ड एंड बाय इक्विटी ऑफ, सेल बॉन्ड एंड बाय इक्विटी ऑफ 64,430 माइनस 59,928, कितना आया? 4502, 4502। बस ये आंसर इतना ही लिखना था, इतना इजी क्वेश्चन है। एक बार वापस प्रैक्टिस करना एग्जाम में जाने के पहले। 123 नंबर, राइट। नीचे एक नोट लिखो, इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड, नोट इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड, नोट इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड। एक क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस करवाता हूं, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, तो एक और लिख लेना। प्रॉब्लम राइट डाउन, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ फिगर्स चेंज करूंगा मैं, क्योंकि करना बस वही है आपको, कोई बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन है नहीं। एन इन्वेस्टर फॉलोज द CPPI स्ट्रेटेजी, क्वेश्चन नोटबुक में नोट डाउन करना है। एन इन्वेस्टर फॉलोज द CPPI स्ट्रेटेजी, टोटल एसेट ₹5 लाख, फ्लोर ₹4 लाख, मल्टीप्लायर 1.5, मल्टीप्लायर 1.5, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट RF इक्वल टू 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली मतलब हर 6 महीने में इंटरेस्ट रेट 3% होगा, 3%। इनिशियली that is 1st January 2021, the share price is ₹500. Initially, that is 1st January 2021, the share price is ₹500. Show the initial portfolio. Show the initial portfolio as well as rebalancing on 1st July 2021, as well as rebalancing on 1st July 2021 and 1st July 2022, 1st January 2022, इस बार 6 महीने के बाद रीबैलेंसिंग हो रहा है, and 1st January 2022, if the share price on 1st July 2021, if the share price on 1st July 2021 is ₹550 and the share price on 1st January 2022 is ₹620 and share price on 1st January 2022 is ₹620। ये क्वेश्चन अभी किया था हमने बुक में, वैसा ही है। इस बार नोटबुक में आंसर लिखना है, सिर्फ हमने डेटा चेंज किया और इस बार 6 महीने बाद रीबैलेंसिंग हो रहा है। इस बार भी शेयर की प्राइस पहले थी 500, फिर बढ़कर हो गई 550, फिर बढ़कर हो गई 620, यानी दोनों बार आपको इक्विटी बाई करना होगा और बॉन्ड बेचना होगा। थोड़ी स्पीड से लिखना इस बार,
पहले लिखो 1 जनवरी 2021 E इज इक्वल टू M इंटू A माइनस F, M इंटू A माइनस F। M है 1.5, A है 5 लाख, F है 4 लाख। तो 1 लाख का क्वेश्चन है इंटू 1.5। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो मल्टीप्लायर है 1.5 दिया हुआ है, पिछली बार 2 दिया हुआ था, उसके पहले भी 2 दिया हुआ था। तो रट के नहीं जाना है, मल्टीप्लायर आपको दिया जाएगा 1.50, 1,50,000। फिर लिखना नंबर ऑफ शेयर्स बॉट। नंबर ऑफ शेयर्स बॉट कितना होगा? 1.5 लाख डिवाइड बाई 500, 1,50,000 डिवाइड बाई 500। तो ये आ गया 300 शेयर। यहां पे एक टाइपिंग एरर है, इसको 300 शेयर्स कर देना है। 300 शेयर्स। फिर लिखना अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड विल बी टोटल एसेट 5 लाख माइनस इक्विटी 1.5 लाख। तो ये आंसर आ रहा है 3,50,000। 3,50,000 इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड। एक लाइन ब्लैंक। फिर लिखना 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 राइट हैंड साइड रुपीज। आज प्राइस हो गई है 550। तो पॉइंट नंबर 1 लिखना वैल्यू ऑफ इक्विटी 300 शेयर इंटू 550 कितना होता है? 1,65,000। पॉइंट बी लिखना वैल्यू ऑफ बॉन्ड। वैल्यू ऑफ बॉन्ड होगा 3.5 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली मतलब 3% आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा 6 महीने के लिए। तो 3,50,000 इंटू 1.03 करेंगे, चेक करना 3,60,500। तो पॉइंट सी होगा टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। ए प्लस बी ऐड करना 525,500। पॉइंट डी लिखना वैल्यू ऑफ फ्लोर। वैल्यू ऑफ फ्लोर विल बी 4 लाख इंटू 1.03। फ्लोर की वैल्यू को भी हम 3% से बढ़ाएंगे। इसमें इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो बढ़ाएंगे 4,12,000। अभी हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 5, इक्विटी इक्वल टू M इंटू A माइनस F। तो सारा फिगर आपके सामने है 1.5 इंटू ब्रैकेट 5,25,500 माइनस फ्लोर वैल्यू 4,12,000। सॉल्व करेंगे, चेक द आंसर 1,70,250। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि हमें अगली बार इक्विटी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लगेगा 1,70,250 डिवाइड बाई 550 डिवाइड बाई 550। डिवाइड बाई 550। ओके, चेक द कैलकुलेशन। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 309.55। ठीक है। अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी, अभी आपकी इक्विटी की वैल्यू यहां देखना 1,65,000 है और हमें चाहिए 1,70,250। तो और कितना पैसा इक्विटी में डालना पड़ेगा? 5250। कैलकुलेशन यहां पे दिखा दो, 170,250 माइनस 1,65,000।
तो डेट कितना होना चाहिए फिर? टोटल एसेट है 525,500, टोटल एसेट है 525,500, उसमें हमने निश्चय किया है कि इक्विटी में जाएगा 1,70,250, तो 525,500 माइनस 1,70,250, तो डेट में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 355,250। ओके, एक नीचे नोट लिखेंगे, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,250, an amount of rupees 5,250 will be transferred from bond to equity, राइट। ये था 1 जुलाई। अब ये जो इस वर्किंग में से आपको कौन कौन से फिगर अगले बार काम आएंगे? एक तो नंबर ऑफ शेयर्स काम आएगा, दूसरा ये जो डेट की वैल्यू है ये आप लेंगे और इसको 3% से बढ़ाएंगे, ये जो फ्लोर की वैल्यू है ये आप लेंगे और इसको 3% से बढ़ाएंगे, ठीक है। और वापस पूरा प्रॉब्लम फिर से इसी तरह से सॉल्व करना है। तो अभी लिखना नीचे, एक लाइन ब्लैंक छोड़ो, डेट चेंज हो रहा है, 1 जनवरी 2022, राइट हैंड साइड रुपीज, तो लिखना नंबर ए, वैल्यू ऑफ इक्विटी 309.55, ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स थे, इनटू अभी प्राइस हो गया 620, तो इक्विटी की वैल्यू बढ़कर हो गई 191,921। वैल्यू ऑफ बॉन्ड, पिछले वाले आंसर पे जाओ, वहां पर बॉन्ड की वैल्यू 355,250 है, दिख रहा है, इंटू 1.03, तो ये आपका आंसर आएगा 365,908। पॉइंट सी लिखना, वैल्यू ऑफ एसेट ए प्लस बी, टोटल चेक करेंगे 557,829। वैल्यू ऑफ फ्लोर को भी रिवाइज करेंगे, पिछले आंसर में जाना, इसमें 1 जुलाई में, वहां फ्लोर आपको 4,12,000 का दिखेगा, 3% से बढ़ जाएगा प्लस 3%, तो ये हो गया 424,360। अब हम इक्विटी की वैल्यू निकालेंगे। इक्विटी इज इक्वल टू M इंटू ब्रैकेट A माइनस F, 1.5 इंटू 557,829 माइनस 424,360, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 2,02,400। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2,02,400 डिवाइड बाई 620, तो अब हमारे पास इक्विटी की संख्या हो जाएगी 322.91 शेयर। ओके, अगर मान लो आपको और आगे के पीरियड्स दिए जाते हैं तो ये नंबर अगले कैलकुलेशन में काम आता है, ठीक है। अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी, अभी हमारे पास वैल्यू है 191,921 और ये हो जाएगा 200,204, तो अभी आपको और इक्विटी में 8,283 इन्वेस्ट करना होगा। अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी 8283, कैलकुलेशन दिखाएंगे, 2,02,400 माइनस 191,921। उसके बाद लिखना डेट शुड बी, डेट क्या होगा, टोटल एसेट 557,829 माइनस इक्विटी 2,02,400, बैलेंसिंग फिगर इज डेट 357,625, 357,625। तो यहां पर मेरा नोट क्या होगा,
नोट होगा एन अमाउंट ऑफ रुपीज 8,283, an amount of rupees 8,283 will be transferred from bond to equity, will be transferred from bond to equity. An amount of rupees 8,283 will be transferred from bond to equity. ठीक है. अब एक काम करेंगे, हमने तीनों पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक छोटा सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं. आपकी बुक में एक कंपैरिजन चार्ट बना हुआ है. गुड न्यूज, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, पैराग्राफ 70 पर आना. पैराग्राफ 70, अ कंपैरिजन बिटवीन द थ्री पॉलिसीज. थ्योरी क्वेश्चन के लिए स्टडी मटेरियल में भी है ये, तो मैं आपकी बुक से ही पढ़ देता हूं. A comparison between three policies. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड फिर तीन पॉलिसी लिखी हुई है आपके सामने, बाई एंड होल्ड, कांस्टेंट मिक्स, सीपीपीआई. तो फर्स्ट है ए पे ऑफ. ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था आज, बाय एंड होल्ड है लीनियर, जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा, पोर्टफोलियो की वैल्यू बिल्कुल वैसे ही बढ़ेगी, उसी प्रपोर्शन में. कांस्टेंट मिक्स में कॉनकेव होगा, यानी प्राइस बढ़ेगी लेकिन घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग परसेंटेज में. जो स्पीड ऑफ चेंज होगा वो घटेगा. और कॉन्वेक्स में प्राइस बढ़ेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट. सेकेंड पॉइंट बी, यूनिडायरेक्शनल मार्केट. यूनिडायरेक्शनल मार्केट मीन्स या तो मार्केट बढ़ रहा है, घट रहा है लगातार एक ही डायरेक्शन में चल रहा है. तो उस केस में क्या होगा कि जो बाई एंड होल्ड पॉलिसी है उसका परफॉर्मेंस कांस्टेंट मिक्स और सीपीपीआई पॉलिसी के बीच में होगा. यानी यहां जो पोर्टफोलियो की वैल्यू आएगी वो दोनों पॉलिसी कांस्टेंट मिक्स और सीपीपीआई के बीच के होगी. और हमने देखा है कि कांस्टेंट मिक्स इज द वर्स्ट परफॉर्मर. अगर मार्केट घट रहा है तो ऐसा भी होगा कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू जीरो पे चले जाएगी. और बढ़ रहा है तो पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन द रेट ऑफ इंक्रीज विल बी डिक्रीजिंग. रेट ऑफ इंक्रीज यानी पोर्टफोलियो की वैल्यू जिस रेट से बढ़ रही है वो रेट घटता रहेगा. सीपीपीआई इज बेस्ट. अभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया लास्ट वाला, उसमें मार्केट बढ़ रहा था, आप इन्वेस्ट कर रहे थे इक्विटी में, तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ते जाएगी. दूसरा कि अगर घटेगा तो आप इक्विटी बेचेंगे. तो सीपीपीआई कब बढ़िया? जब यूनिडायरेक्शनल मार्केट हो. लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो, फ्लक्चुएटिंग, ओके, फ्लक्चुएटिंग मार्केट, जो कि जनरली मार्केट होता है. जनरली मार्केट कैसा होता है? फ्लक्चुएटिंग ही होता है. तो उस केस में बाई एंड होल्ड पॉलिसी का वापस परफॉर्मेंस मॉडरेट रहेगा. कांस्टेंट मिक्स का परफॉर्मेंस ऐसे मार्केट में अच्छा होता है जहां पे मार्केट फ्लक्चुएटिंग है, साइडवेज है, और सीपीपीआई इज वर्स्ट परफॉर्मर. फ्लोर का मतलब आपके पोर्टफोलियो की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो बाय एंड होल्ड पॉलिसी में जितना अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट किया बॉन्ड में उतना हो सकती है. इक्विटी की वैल्यू हो सकता है जीरो हो जाए, फिर भी बॉन्ड बचेगा. लेकिन कांस्टेंट मिक्स में ना तो बॉन्ड बचेगा ना इक्विटी बचेगा. वर्स्ट के सिनारियो में आपका वैल्यू जीरो भी हो सकता है, क्योंकि आप बॉन्ड बेचकर इक्विटी खरीदते हो, फिर वापस बॉन्ड बेचकर इक्विटी खरीदते हो, और धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो साफ हो जाएगा. और सीपीपीआई में इन्वेस्टर स्पेसिफाइड, यानी जो आप फ्लोर सिलेक्ट करते हो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एवर्जन लेवल ऑफ द इन्वेस्टर. इज इट राइट? So now we'll take a break.